HTML का कोड अलग सीट में लिखता, CSS का कोड अलग सीट में लिखता और जावास्क्रिप्ट का कोड अलग सीट में जाके लिखता। तो टोटल उसको इंटरेक्टिविटी के लिए कम से कम 3 पेजेस के पास जाके डील करना होता। और वहीं पे बूटस्ट्रैप ने क्या किया, उन तीनों चीजों को उठा के कंप्रेस कर दिया, मतलब तीनों को उठाया और एक बंडल बना दिया और सारा कोड पहले ही लिख के दे दिया और उसको उसी को बोल दिया गया बूटस्ट्रैप। ठीक, तो बूटस्ट्रैप की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे कोड नहीं लिखना होता, कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक, कोड ना लिखने का रीजन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बंदा आपसे बोले कि मुझे हेडर प्लस नेविगेशन का कोड बनवाना है और जो भी यहाँ टॉप पे दिखाई पड़ रहा है मान लो यही बनवाना है, तो अगर ये डिजाइन सारे लोग देख लें और फ्लेक्स में कन्वर्ट करने जाए तो क्या सबका कोड सेम होगा? मान लो सब लोगों से बोलेंगे एक काम करो, अपना अपना दूध का पैकेट ले आओ, चाय की पत्ती चीनी ले आओ अलग अलग, और सब लोग आज चाय बनाएंगे। ठीक है, क्वांटिटी सबको फिक्स करके दे दी, तो जो चाय बना के आप लेके आओगे तो उसमें कुछ फर्क मिलेगा? चाय पत्ती वही दी हुई, दूध का पैकेट वही, तो बनाने का तरीका लग रहा है, किसी ने चाय पत्ती ज्यादा डाल दी, किसी ने कम डाल दी। ठीक है, किसी ने कम डाल दी, किसी ने ज्यादा डाल दी, तो चाय तो बनी गई। ठीक है, और मान लो सारे रेशियो अगर फिक्स कर दें कि चाय की पत्ती भी क्वांटिटी में उतनी मिलेगी तो सेम होंगे सारे, और चीनी भी बिल्कुल फिक्स मिलेगी। आपने बोला कि आधा लीटर दूध दे दो, तो दूध का पैकेट जैसे ही आपको मिला तो उससे पूछा टी के लिए, आपने कहा हाँ, तो टी के साथ में जितनी चीजें डाल सकता है उन सबका वो कॉम्बिनेशन बना के फिक्स करके आपको साथ के साथ दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मान लो हम बड़ी बड़ी गैस पे रख के बनाएंगे तो ज्यादा सही बनेगा, छोटे वाले पे रख के बनाएंगे पूरी क्लास को, तो सब लोग क्या करेंगे, HTML का कंटेंट उतना यूज करेंगे, CSS की प्रॉपर्टी उतनी यूज करेंगे, बस खाली डिफरेंशिएट क्या कर देंगे कि हो सकता है क्लासेस के नाम इधर उधर खिसका दें, उसके अलावा तो कोई चेंज नहीं मिलेगा। और उसके बाद में अगर देखें तो मान लो किसी एक बंदे का कोड छोटा मोटा ना चल रहा हो, पड़ोसी का पूरा चल गया हो, और फिर अपना कोड लेके इनके पास जाओ कि देखो मेरा कोड नहीं चल रहा, तो ये आपका कोड देखते ही डिक्लेयर कर देंगे तुम्हारा कोड ही गलत है। भले हो सकता है एक क्लास का नाम इनके अकॉर्डिंग मैच ना कर रहा हो, तो पूरा बिल उन्होंने क्या फाड़ दिया, कोड ही गलत है। और हो सकता है आपने वहां पे गए क्लास का नाम खाली चेंज किया या डॉट लगाना भूल गए थे और लगाया, आउटपुट सेम आ गया, तो अब सही कौन और गलत कौन? ठीक है, तो कंपनी में जाके क्या होगा, लड़ते ही रहेंगे। और कंपनी में इस टाइप की ट्रबल क्या है कि मान लो मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, मैंने प्रोजेक्ट बना दिया था 50% और 50% बनाने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी, और उसके बाद दूसरा बंदा आया मेरी जगह पे और उसको भी उठा के सीधा वही प्रोजेक्ट दे दिया गया, और अगर वो प्रोजेक्ट कोड में लिखा होगा तो वो कोड देखने के बाद बोलेगा इसका ये गलत है, इसका वो गलत है, इसका ये गलत है। हम होते तो इसमें और एक्स्ट्रा तरीके से लिखते और अच्छा कोड बनता जाते, तो पूरा का पूरा कोड वो क्या बोल देगा, खराब। और कंपनी वाले के लिए ये मुसीबत, क्योंकि जो ऑनर है उसको किस चीज से मतलब है कि काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए उससे उसको थोड़ा मतलब है, तो पता पड़े इसी में एम्प्लॉयज आपस में लड़े पड़े कि मेरा कोड सही और तुम्हारा कोड सही। तो उसी टाइम पे क्या किया कि लोगों ने एक ओपन सोर्स पूरा एक फ्रेमवर्क ही बना लिया जिसका नाम हो गया बूटस्ट्रैप, और इसने बोल दिया सारी क्लासेस पहले से ही फिक्स है, तो चाहे मैं लिखूं या आप लिखो सबका कोड कैसा होगा, सेम, और अब कोई कमी निकाल नहीं सकता। वो बोलेगा कि क्लास दे मैच कर लो ना, बूटस्ट्रैप ने यही क्लास बताई, मैंने भी लिखी है और तुमने भी वही लिखी है, उसमें तो कोई डिफरेंशिएशन बचा ही नहीं। तो जो बीच वाले जो ट्रबल से जो टाइम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे थे वो कहानी बूटस्ट्रैप ने खत्म कर दी। दूसरा, जब हम CSS के साथ में कोड करते हैं तो पहले टेम्पलेट बनाते हैं, फिर रिस्पॉन्सिव वाला कोड लिखते हैं, और वो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं होती। आप जैसे ऐसे कोड लिखते जाओगे वो रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिक होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टी पहले ही आपके पास यहाँ पे लिख चुकी है। ठीक, तो बूटस्ट्रैप की अगर कहानी समझे तो सिंपल सा डेफिनेशन है, बिल्ड फास्ट, जल्दी बनाना, रिस्पॉन्सिव साइट विद बूस्ट। ठीक, तो बूटस्ट्रैप में क्या है, आप फास्टली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो, और इसका यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कोर लेवल पे और दूसरा रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ऐसे जितने भी फ्रेमवर्क्स आपको मिलते हैं आप वहां पे भी इसको यूज कर सकते हो। तो अगर नॉर्मल तरीके से आपको यूज करना है या रिएक्ट के साथ में यूज करना है तो दोनों को सेटअप करने के तरीके अलग अलग है।
ठीक, तो जैसे कि मान लो हम बूटस्ट्रैप की अगर मुझे सेटअप बनानी है तो इसके लिए अपना एक कोर फोल्डर हम बनाते हैं और फिर इसी को रिएक्ट के साथ में लेके चले जाएंगे। यहीं पे बनाया एक बूटस्ट्रैप, टॉप पे गए एक बार cmd और कोड स्पेस डॉट, तो अभी उस पे जा रहे हैं HTML CSS वाले सेक्शन में। ठीक, नॉर्मल अगर हम कहानी समझे तो स्ट्रक्चर क्या है डिफॉल्ट वाला, तो पहला फाइल इंडेक्स, दूसरा फाइल स्टाइल डॉट CSS, तीसरा फाइल app.js, क्योंकि हम app.js से काम कर रहे हैं ना कि index.js से कर रहे हैं। और या फिर main.jsx वाली फाइल मिलती है तो हम मेन में तो टच ही नहीं करते, मेन में वो चीजें लिखते हैं जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आपके पास में आती हैं। तो बचा तो नहीं, ठीक है। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिक लेवल पे देखे तो ये पूरा सेटअप ऐड किया, और अब इसी को अगर कॉन्फ़िगर करने चले जाए तो ये बॉयलर प्लेट CSS के लिए और स्क्रिप्ट के लिए, और बेसिक लेवल की कहानी समझे तो यहाँ पे कुछ कोड वोड लिख लेता है। तो जैसे एक टेस्टिंग के लिए केवल लिख देता है कि यहाँ पे गया और लिखा हमने एक H1 और मैसेज में लिख दिया वेलकम टू HTML कोर। यहाँ गए लिखा H1 और फॉन्ट साइज 4 REM और टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर। जावास्क्रिप्ट में गए तो यहाँ पे भी चेक करने के लिए केवल हमने लिख दिया console.log और बोल दिया hello JS। ठीक, पूरा कोर वाला सेटअप किया, इंडेक्स की जो फाइल है उसको सर्व कर दें। सारा कोड हमें खुद लिखना पड़ा। अब इसी जगह पे बूटस्ट्रैप के पास में अगर गए तो वो बोलेगा भाई आपको जितना भी टेम्पलेटिंग वाला ये कंपार्टमेंट बनाना चाहते हो तो अभी ये चीज बनाओ, तो लेकिन हमारे अकॉर्डिंग। ठीक, तो अगर इसके अकॉर्डिंग मेरे को जाना है तो अपनी साइड से तो कोई रूल लगानी नहीं हमने, जो रूल्स होंगे वो कौन बनाया देगा, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप की अगर साइड पे देखें तो ऊपर टॉप में चले जाए तो पहले ही टैब कौन सा मिल रहा है, डॉक्स। डॉक्स का मतलब डॉक्यूमेंटेशन, तो मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन है बूटस्ट्रैप के रिकमेंड करते हैं कि आप बूटस्ट्रैप की साइड से ही पढ़ो। और अगर W3 स्कूल वाला पढ़ने जा, ठीक है जी, अभी आ रहा हो वही सारी सर जी ऑनलाइन वाले पर्सन को। है सर जी, कोई कुछ बोल दे बीच में, पता लग जाए मेरे को भी। जी सर, आ रही है। ठीक है। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आप बूटस्ट्रैप की कहानी समझ लो। यहाँ पे सिंपल सा है, एक ट्रिक बेस्ड कहानी है कि बूटस्ट्रैप अगर अप्लाई
करने जाए तो जो बंदा पढ़ा रहा होता है उसको यही नहीं पता शुरू कहाँ से करे और खत्म कहाँ से करे। ठीक, और एट द एंड सीधा वो यही बोलता है ये कॉपी होता है, ये पेस्ट होता है, यही करना होता है। ठीक, और सामने वाले को यही लगता है कि ये बोल रहे यही होता होगा, और खुद कॉपी पेस्ट करने जाएगा वो फंस जाएगा जाकर। ठीक, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आपके पास जैसे रिएक्ट हमने अडॉप्ट किया तो रिएक्ट का स्ट्रक्चर तब तक इजी नहीं हो सकता जब तक उसके सारे फोल्डर्स और फाइल्स का मतलब ना पता हो। अगर रिएक्ट के अंदर सारे फोल्डर्स या फाइल्स के मतलब अगर आपको पता है तो फिर रिएक्ट के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसका सबसे गंदा एग्जांपल पार्टी वाला, कि मोहल्ले में एक गेस्ट हाउस था जो कि फिक्स था, और हमें पहले ये पता था कि इस गेस्ट हाउस में ब्रेकफास्ट कहाँ मिलता है, स्वीट्स कहाँ मिलता है, खाना कहाँ मिलता है और रेस्ट रूम कहाँ होता है। ठीक है, तो अगर उसके बारे में मेरे को पहले ही पता है कि मोहल्ले में 4 गेस्ट हाउस है, 4 गेस्ट हाउस में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हर बार सेट होती हैं, तो अगर कोई नया बंदा जाएगा उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। लेकिन जिसको पहले ही पता है वो गेट के अंदर घुसने से पहले ही सोच लेगा ये खाना है कौन से कोने पे मिलेगा। स्कैन करने की जरूरत है ही नहीं। मेन कहानी क्या है कि टाइम बचाना है, क्योंकि बूटस्ट्रैप बोल रहे हैं फास्ट मॉडल पे काम करता है, तो कुछ वही कहानी अपने दिमाग में रखो और बूटस्ट्रैप अडॉप्ट कर लो। और बूटस्ट्रैप के जैसा और कोई भी अगर टूल किट मिले उसको भी सेम इसी पैटर्न पे पढ़ना है। तो अगर देखा जाए तो बूटस्ट्रैप तो एक है, बूटस्ट्रैप का ऑल्टरनेटिव क्या है, टैलवेंट, और दोनों की कहानी सेम है। तो चाहे बूटस्ट्रैप पढ़ लो और चाहे आप टैलवेंट पढ़ लो, तो पहले बूटस्ट्रैप की कहानी पढ़ ले, टैलवेंट ऑटोमेटिक हमें आ जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या करना है कि जैसे इसकी साइट में गए तो देखो यहाँ पे जो डेटा है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ना, W3 वाला पढ़ोगे तो कंटेंट अलग तरीके का है। तो यहाँ पे स्टोरी क्या है कि जितने मेन कॉन्सेप्ट है वो दे रखे हैं लेफ्ट पे, जिस किसी लिंक पे क्लिक करोगे कंटेंट आएगा यहाँ पे, और जब भी किसी लिंक पे क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड जितने हाईलाइट टॉपिक होंगे वो यहाँ दिखेंगे। ठीक, तो अब जब आप कोई वेबसाइट अगर बनाओ 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया तो फ्लो क्या रहेगा, मेन कंटेंट, क्लिक किया तो डेटा। अब अगर डेटा आया तो डेटा के अंदर भी कुछ हेडिंग्स हो सकती हैं अलग अलग, H1, H2, H3, और उनको हाईलाइट करके यहाँ दिखाना होगा। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड तरीका है और बूटस्ट्रैप के थ्रू ये आपको पता लग गया। नेक्स्ट पोर्शन देखें तो यहाँ से अगर टैब देखें तो पहला टैब कौन सा है, गेटिंग स्टार्टेड, और गेटिंग स्टार्टेड में जाए तो पहले एक पोर्शन मिल रहा है इंट्रोडक्शन, डाउनलोड और कंटेंट, 3 चीजें दिख रही हैं। इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में अगर हम चले जाए तो इंट्रोडक्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। इंट्रोडक्शन के अंदर में जाओ तो क्विक स्टार्ट ने बोल रहे हैं क्या ये टेम्पलेट का कोड समझ में आ रहा है, जो आपको लगे, मतलब समझ में आ रहा है नहीं बस इतना बताना है। बॉयलर प्लेट है या HTML है या CSS साथ में आ रहा है वो आप समझ लो। तो पहला कोड में ये समझ में आ रहा है। अब इस कोड में अगर मेरे को HTML CSS ऐड करना है तो हमें अपनी सेपरेट फाइल्स बनानी पड़ी, app.js और style.css। अब इसी के सेकेंड मॉडल पे जैसे ही आप पहुंचे तो ये बोलता है कि जो आपने लिखा क्या, CSS लिखा और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, और ये बोल रहा है कि अब आपको ना CSS और जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब अगर चाहिए तो ये बोल रहा है कि आपके पास ये लिंक दे रखा है, आप इस लिंक को कॉपी कर लो, और नहीं तो कॉपी वाला दिख रहा है क्लिपबोर्ड, पूरे पे कॉपी मारो और अपनी एक्चुअल टेम्पलेट पे जाके इसको पेस्ट कर लो। ठीक, डिफरेंस कितना दिखाई पड़ रहा है भाई, यहाँ लिंक href लिखा है, स्क्रिप्ट src लिखा है, बस खाली उसका डेटा चेंज हो गया, बाकी सारा डेटा तो सेम ही रहा। और अब अगर यहाँ पे जाके देखे तो देखो पहला आपके पास मिल गया ये एड्रेस, और एक्सटेंशन से पता पड़ रहा है कौन सी फाइल है, CSS, और साथ के साथ देखें तो एंड में कुछ इंटीग्रिटी कोड्स वगैरह लिखे होते हैं, क्रॉस ओरिजिन वगैरह, तो अगर आप ये हटाना चाहो तो हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं, और यहाँ से ये भी हटा सकते हैं, इंटीग्रिटी और क्रॉस ओरिजिन। ये सिक्योरिटी के लिए केवल दे रखा है आपके लिए। तो जैसे नहीं कोई सॉफ्टवेयर की वगैरह सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, जब भी कभी अपडेट पे क्लिक करोगे तो कहाँ जाएगा, सेम उसी URL पे, और जब जाएगा तो वो की के अकॉर्डिंग ट्रैक करेगा कि भाई यूजर कौन सा है और अपडेट देना है कि नहीं देना है। ऐसा नहीं आपके पास वर्जन ही एक्सपायर हो चुका हो और अपडेट लेना चाह रहे हो नया, मोबाइल फोन का ही फंडा ले लो कि जब कभी OS का अपडेट वर्जन आता है
तो अपने फोन में कुछ लिमिट के बाद ओएस का अपग्रेड बंद हो जाता है, बस खाली सिक्योरिटी पैच ही मिलता रहता है। और फिर अगर आप नया खरीद लो जाके मोबाइल, तो अगला जो ओएस है वो आपको ऑफर कर देता है। तो अब वो ओएस का अपग्रेड कैसे कर रहा है, कुछ इंटीग्रिटी या कुछ सोर्स कोड बना रखे होंगे उसने अपने, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ लगे होता है। तो वो क्या है, सिक्योरिटी के तौर पे है, लेकिन अगर आपको उतनी हाई सिक्योरिटी नहीं चाहिए आप हटा दो, लगा के रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहला टास्क ये किया कि स्क्रिप्ट वाली फाइल में गए, इसको अपडेट किया और इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद सेम फाइल अगर हम दोबारा सर्व करके देखें तो भी ये दिख रहा था, सिंपल हेडिंग ही था। हेडिंग में कमियां क्या है, अभी एक्स्ट्रा गैप ले रहा है क्योंकि स्टार मार्जिन 0 पैडिंग 0 लिखना पड़ता था, फिर वर्ड स्पेसिंग लेटर स्पेसिंग वो मैनेज करना पड़ेगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं बोला जाएगा जो फॉन्ट का स्टाइल है वो भी अपडेट करके लाओ, मतलब फॉन्ट फैमिली भी नहीं लगा के दो, ठीक, और कोई ना कोई डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली आपको लिखनी पड़ेगी। तो जितने बेसिक लेवल के काम थे वो सारे कंप्लीट हो चुके होंगे। चेक करके देखें, देखो आप टेक्स्ट का स्टाइल देख लो, अभी कर्व आ रहा है, लेटर स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग सब कुछ मेंटेनेंस हो गया। बस इन सबका कोड भी इसको कहां से मिल रहा है, इस वाली जगह से। ठीक, तो पहला पोर्शन इसने क्या बोला इंट्रोडक्शन में कि आपको एक बॉयलर प्लेट की रिक्वायरमेंट है और वो बॉयलर प्लेट आपको एक लाइन में यहाँ पे दे देता है। और अगर कोई बंदा बोलता है कि हम अपना बॉयलर प्लेट का कोड खुद लिखेंगे, खाली ये सीडीएन के जो पाथ है वो अलग से हमें बता दो, तो वो नीचे मिल जाता है। नहीं तो और ले लो, केवल सीडीएन पाथ ही चाहिए तो ये मिल जाएंगे। ठीक, यूज करने के क्या है, मल्टीपल तरीके यहाँ पे दे रखे हैं। तो इंट्रोडक्शन में मेरे को इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, दूसरा पोर्शन लेके गए तो हमने कहा जी ये जो तरीका हमने यूज किया, तो इसमें तो जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो ऑनलाइन है, प्रॉपर दिख रहा है HTTPS और ये पूरा एड्रेस। अभी नेट वाला वायर अगर हम निकाल दें तो ये दोनों ही काम नहीं करेंगे। ठीक, और हम चाह रहे हैं बिना नेट के भी काम करें, तो बिना नेट के अगर आपको काम करना है तो यही लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो अगर डाउनलोड करना है तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, डाउनलोड। आप डाउनलोड पे टिक आउट कर लो। जैसे ही डाउनलोड पे टिक आउट करोगे तो दो वेरिएंट आपको मिलेंगे, कंपाइल्ड और सोर्स फाइल। तो लिखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिखो और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला लिखो डेवलपमेंट वर्जन और दूसरा लिखो प्रोडक्शन वर्जन। ये नहीं लिखे सर कंपाइल्ड टू सोर्स, उसी के ऑल्टरनेटिव वर्ड है, बाद में नीचे लिख देंगे शॉर्ट में। एक होता है डेवलपमेंट वर्जन और एक होता है प्रोडक्शन वर्जन। डिफरेंस अगर नहीं लिखना है तो खाली कीवर्ड ही कीवर्ड है। तो डेवलपमेंट वर्जन का मतलब है सोर्स फाइल, तो उसी के नीचे डेवलपमेंट के नीचे सोर्स फाइल, और प्रोडक्शन का मतलब है कंपाइल्ड। क्लियर है? तो अब दोनों में डिफरेंस अगर समझो कि जैसे अभी तक जो हमने कोड लिखा था .css की फाइल में, तो हम क्या करते थे, लिखते थे पहले क्लास, क्लास की अगली प्रॉपर्टी हो सकता है सेम लाइन में ना लिख के नीचे लिखे, और फिर दूसरी प्रॉपर्टी मिली तो उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो कोड जो हम लिख रहे हैं वो लिख तो रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन आगे और पीछे स्पेस छोड़ते हुए चल रहा है। तो अगर इस फॉर्मेट में आपने कोड लिखा उसको बोलते हैं डेवलपमेंट वर्जन, क्योंकि अभी उस फाइल के ऊपर आपने कुछ ना कुछ चेंजेस भी करने। लेकिन अगर आपने कोई कोड लिखा और कोड लिखने के बाद जो भी अनवांटेड स्पेस है वो सारा हटा दिया, तो उसी फाइल को हम बोल देते हैं प्रोडक्शन वर्जन। प्रोडक्शन वर्जन में जो भी फाइल्स होंगी उनके कोड्स को चेंज नहीं किया जाता। ठीक, तो मतलब कुछ ऐसा मान के चलो, जैसे बर्गर का एग्जांपल ले लो, अगर बर्गर घर में बना के खा रहे हैं तो डेवलपमेंट वर्जन, ठीक, और मैकडी वाले के यहाँ से खा रहे हैं तो प्रोडक्शन वर्जन।
हमें एक एक स्लाइस रखने की जरूरत नहीं, वो सारा रख के देगा, सीधा उससे लो और खाओ और फेंक दो अपना जितना बचा। ठीक है, तो आपके पास में क्या है कि जो अभी हम कंपनी में काम करते हैं वो कौन सा करते हैं, सोर्स के ऊपर नहीं करते हैं, हम करते हैं किसके ऊपर, कंपाइल्ड के ऊपर। तो समझो जो भी कंपाइल्ड या प्रोडक्शन वर्जन की फाइल होती हैं उनके नेम के साथ मिन कीवर्ड लगा दिया जाता है। तो एक कीवर्ड लिख दो मिन, प्रोडक्शन वाले में लिखना डेवलपमेंट में लिख दो। ठीक, एग्जाम्पल अगर ले लें तो जैसे मान लो मैंने क्या किया, सोर्स कोड बनाना है सीएसएस का, तो फाइल का नाम होगा स्टाइल डॉट सीएसएस। और अगर ये प्रोडक्शन की फाइल होगी तो फाइल का नाम होगा स्टाइल डॉट मिन डॉट सीएसएस। ठीक, तो मिन का मतलब कंप्रेस्ड वाला डेटा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर ऑफलाइन पे यूज करना चाहते हैं तो हमें कंपाइल्ड सीएसएस एंड जेएस ये डाउनलोड करना है। तो यहाँ से इसको हम कर लेंगे डाउनलोड। ये 4-5 MB के आसपास का डेटा होल्ड करके रखता है। कमी है 1.4। ये ना, इस फाइल को हमने पूरा कट किया, अपने फोल्डर में जाके मूव कर लिया, तो 1130 आपका बूटस्ट्रैप और ये मिला डेटा, और इसी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लो आप। तो ये स्ट्रक्चर्ड डेटा आ गया। अभी देखें तो इस जिप फाइल की जरूरत मेरे को है ही नहीं, और ये जो मेरे को अनजिप वाला पोर्शन मिला तो इसका साइज देख लो भी कितना है, टोटल 8.28 MB। इतना CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड आपको लिखा दिखाया मिल गया। और अभी आप हफ्ते भर के आसपास हाथ पैर मार लो, 2 MB ये CSS लिख दो तो बताना, लिख के देखना कि ये टेम्पलेट के लिए 2 MB भी नहीं पहुंचा पाओगे CSS। ठीक, और यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखें तो 7-8 MB तक का डेटा मिल रहा है। तो इसके पास अगर हम जाएंगे फोल्डर के अंदर में तो ये कुछ 2 फोल्डर्स मिल रहे हैं, CSS का अलग और JS का अलग। अब CSS के अंदर में जैसे ही जाएंगे तो देखो जी कितनी फाइल्स है टोटल। अरे यहाँ समझो पहले, फिर तो कहानी फंस जाएगी। फिर एक बार हमारा वाला तुक्का रख लो, फिर जैसे बताना वैसे मोल्ड कर देना। ठीक, फिर वो आपका एक्सपीरियंस चलेगा। टोटल फाइल्स कितनी मिली, 32। तो 32 की 32 फाइल्स हमें यूज नहीं करनी, इसमें से बस खाली एक ही फाइल हमें यूज करनी है, और जितनी फाइल्स यहाँ पे मिलेंगी वो डबल डबल करके होंगी। देखो आप जो भी नाम लिखा होगा 2 बार होगा, और कुछ कुछ में तो 3-3 बार में लिखा होगा। जैसे देखो bootstrap.css फाइल का नाम, यहाँ पे bootstrap.css.map, फिर देखो bootstrap.min.css। तो वो 2 ही चीजें समझो कि अगर खाली फाइल के साथ में केवल CSS लिखा है तो डेवलपमेंट है, और इन्हीं दोनों फाइल्स के बीच में अगर min आ गया तो प्रोडक्शन वर्जन है। देख के कैसे पता लगेगा, तो अपने पास VS कोड में गए, ये रहा जी बूटस्ट्रैप का फाइल CSS, और फाइल कौन सी देखनी है हमें, यहीं से अगर मैच करना चाहे जो ऑनलाइन में हमें मिली थी, तो फाइल का नाम क्या था, min CSS। तो प्रोडक्शन फाइल दे रहे हैं। यहाँ पे अगर यही फाइल चेकआउट करना चाहे तो देखो कहाँ है आपका, ये रहा bootstrap.css। ये डेवलपमेंट फाइल है, कोड देख लो डेवलपमेंट फाइल का कैसा होता है। है ना, CSS नहीं देखना है, सिर्फ लिखने का तरीका देखना है। अनवांटेड स्पेस है, हम ऐसी CSS लिखते हैं अभी तक, और कितने लाइन का CSS लिख के ऑफर कर रहा है हमें। ठीक, अब जो ये कोड लिखा मिल गया, मुझे कंफर्म पता है कि इस कोड में कुछ मेरे को चेंज ही नहीं करना है, तो जो अनवांटेड स्पेस है वो हम हटा देंगे। तो अगर अनवांटेड स्पेस हमने हटा दी है तो यही फाइल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, min.css में। इस पे भी सेम वही कोड लिखा है जो इस पे लिखा है, बस फर्क क्या है, यहाँ अनवांटेड गैप नहीं होंगे, क्योंकि जब कोड चेंज ही नहीं करना तो ढूंढना किसको है।
सीधा उठाना है और यूज करना है। जैसे कि मोबाइल, कि नया मोबाइल अगर हम लेके आए तो सीधा डब्बा खोलेंगे, मोबाइल फोन यूज करेंगे। ऐसा तो कोई रिस्क नहीं करेगा कि नया मोबाइल फोन लाए पेचकस लेके पहले खोल के देखें कि अंदर वाकई में रैम उतनी है कि नहीं है, ठीक है, या बैटरी के दाम सही जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, कोई नहीं चेक करने वाला, क्योंकि कंफर्म पता है कि जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो वो क्या है, प्रोडक्शन वर्जन। तो यहाँ पे कोई भी अनवांटेड गैप्स हमारे पास होते ही नहीं। ठीक, तो अब हमने क्या किया, दोनों की दोनों फाइल्स हमें मिल गई। तो अब अगर बात करें इसके अकॉर्डिंग तो कंफर्म हो गया कि बूटस्ट्रैप मिन डॉट सीएसएस यूज करना है। लेकिन बाकी फाइलें क्या कर रही हैं फिर, तो उनका भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा। तो बाकी जो फाइल्स है उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आपने यहाँ से कंटेंट डाउनलोड कर लिया पूरा का पूरा, तो अगला कंपार्टमेंट ही कौन सा है, कंटेंट। कंटेंट में मतलब क्या क्या आपको मिलेगा, तो कंटेंट्स वाले कंपार्टमेंट में गए और यहाँ पे वही सारी फोल्डर्स के फाइल्स और नेम लिखे पड़े कि ये डेटा आपको मिलेगा। ऐसे ही अगर हम जीएस के अंदर में जाएंगे तो जीएस के अंदर भी ऐसी कुछ डेटा पड़ा होगा। ये रहा, इनके अंदर क्या लिखा है वो पढ़ना हमारा काम ही नहीं। हमारा काम खाली इतना कि जो तुमने लिख दिया बस खाली उसको यूज कैसे करना है उतने पे फोकस करना है। और अगर आपको लगे कि मुझे उसके ऊपर चेंज करना है तो फिर बूटस्ट्रैप यूज नहीं करो, अपना कस्टम एचटीएमएल सीएसएस लिखो। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों के दोनों डेटा मिल रहे हैं और इस डेटा में कंटेंट ये पूरा का पूरा हमें डिस्प्ले करके दिखा रहा है। और साथ के साथ ये भी बता रहा है कौन सा कंटेंट कहाँ यूज होगा। और बूटस्ट्रैप ने इस कोड को कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक, तो बूटस्ट्रैप ने क्या कर रखा है, जो भी उसका कोड है उसने अपने कोड को 4 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। तो लिखो यहाँ पे कॉपी में हेडिंग डाल के, बूटस्ट्रैप डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला पार्ट लिखो लेआउट, कंटेंट, कंपोनेंट और यूटिलिटीज। लेआउट, कंटेंट जैसे मर्जी है, बस ये मान के चलो एक ही लाइन में नहीं लिखना, वो या तो पॉइंट्स में लिखना, और अगर एक ही लाइन में लिखना तो नीचे थोड़ी जगह छोड़नी एक लाइन पे। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, लेआउट, कंटेंट, कंपोनेंट और यूटिलिटी। और अब जरा मतलब निकालो, लेआउट का मतलब क्या होगा, और थोड़ा अच्छा करके बताओ। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, वो डब्बे वाली कहानी, ऊपर 1 होगा, नीचे 3 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे। तो अगर खाली ये आपको बनाना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे लेआउट का। ठीक, लेआउट की अगर हम बात करें तो लेआउट के साथ साथ दूसरा कंपार्टमेंट कौन सा है, कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होगा, पूरा एचटीएमएल, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक, टेबल, फॉर्म, जितनी चीजें आपने एचटीएमएल में पढ़ी है वो सारा का सारा डेटा कंटेंट के अंदर में आएगा। ठीक, तो कंटेंट का मतलब वहां पे लिख दो, कंटेंट इज इक्वल टू एचटीएमएल। कंटेंट इज इक्वल टू एचटीएमएल। कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, ये तो पता ही है सर, इसमें कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब तो समझाओ पहले, फिर तो समझ में आए क्या मतलब कहना चाहता है। लॉजिकल पार्ट, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, पूरे रिएक्ट में कंपोनेंट ही पड़ क्या है। कंपोनेंट का मतलब पूरा का पूरा एरिया, हेडर एक कंपोनेंट है, nav एक कंपोनेंट है, कार्ड एक कंपोनेंट है, फुटर एक कंपोनेंट है। तो जो भी कंपार्टमेंट आप बना रहे हो तो एक बार में पूरा जो डिजाइन दिख रहा है उसको हम बोल देते हैं कंपोनेंट। ठीक, तो हेडर, नैव, कार्ड, बैनर, स्लाइडर, जो भी आपको चाहिए वो सारे के सारे यहाँ बने बनाए मिलेंगे, और वो सारा डेटा कहाँ मिलेगा, कंपोनेंट पे। लास्ट पोर्शन क्या है, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होता है, यूटिलिटी मतलब एसेट्स, और एसेट्स का मतलब सर जो इसमें इमेज या फिर आइकन यूज हो रहे हैं। ये तो कमर हो रहा है, ये हो रहा है यूटिलिटी।
मोबाइल फोन की यूटिलिटी क्या क्या है? फंक्शंस बोल सकते हैं, बट यूटिलिटी, मोबाइल की यूटिलिटी बताओ क्या क्या है? सॉफ्टवेयर, चार्जर, केबल, ये सारी चीजें क्या है? यूटिलिटीज में आता है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो यूटिलिटीज के अंदर में CSS की कस्टम प्रॉपर्टीज के क्लास के नेम मिलते हैं। ठीक, तो जितनी भी CSS की प्रॉपर्टी हमने कोड में पढ़ रखी है वो सारी की सारी हमें यहाँ क्लासेस की फॉर्मेट में मिलती है। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे जो यूटिलिटी है वो गेस करना बहुत आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को मार्जिन यहाँ लिखना है तो मार्जिन के लिए मेरे पास क्लास मिलता है M, बस काम खत्म। पैडिंग यूज करना है तो P, हाइट यूज करना है तो खाली H, विड्थ यूज करना है तो W, बॉर्डर यूज करना है तो B। उधर जाके लिखेंगे तो पूरा बॉर्डर लिखना पड़ेगा और इधर लिखना पड़ा तो खाली B लिखना पड़ेगा क्लास नेम में। ठीक, तो जो डेटा आपको बनाना है कस्टम, बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर का शैडो लगाना है, टेक्स्ट शैडो लगाना है या फ्लेक्स यूज करना है, तो जो भी चीजें आपको CSS में प्रॉपर्टी के नेम हमें मिलते थे उन्हीं नेम के अकॉर्डिंग अब हमें क्लासेस बनानी है। तो अलग से सेपरेट रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इतना बस खाली सेंस बना के रखेंगे जो CSS की प्रॉपर्टी का नेम है उसका पहला लेटर बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक, तो लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जितनी CSS की कस्टम प्रॉपर्टी है वो हमें मिलती है कहाँ पे? यूटिलिटी के अंदर में। ठीक, तो टोटल कंपार्टमेंट हो गए 4। अब 4 के अकॉर्डिंग देखूं तो इतनी फाइल्स ही ऑफर करता है पूरी की पूरी। और अब पता पड़े कोई प्रोजेक्ट हम बना रहे थे लेकिन उस प्रोजेक्ट में हमें ये बोला गया कि A to Z पूरा प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप पे बनेगा, तो हम फाइल यूज करेंगे bootstrap.min.css का। फिर दूसरा बंदा आया, उसने बोला कि मेरे को बस खाली लेआउट चाहिए बूटस्ट्रैप का और यूटिलिटीज की प्रॉपर्टी चाहिए, और यूटिलिटी में खाली क्या चाहिए? फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, मतलब केवल डब्बे बनाने हैं और डब्बों को ऑर्गेनाइज करना है। उसके अलावा ना कंटेंट चाहिए ना ही कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। तो उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो ग्रिड वाला फाइल। ठीक, आपको लगता है कि मेरे को केवल यूटिलिटी यूज करनी है, बाकी सारा कोड हमने कस्टम HTML CSS कर रखा है, तो उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो utility.min.css। कोई IoT वाला बंदा है या कोई बेसिक लेवल का कोई प्रोजेक्ट बना रहा है इलेक्ट्रॉनिक वाला बंदा, वो बोल रहा है मेरे को HTML का कंटेंट ही केवल मॉडिफाई करना है, डब्बे नहीं बनाने, एक्स्ट्रा कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो वो यूज कर सकता है reboot.min.css। लेकिन अगर किसी बंदे ने बोला कि मेरे को चारों कंपार्टमेंट के साथ डील करना है, तो उसके लिए ऑलवेज फाइल का नाम रहेगा bootstrap.min.css। तो कंपार्टमेंट ये क्लियर है। इसके बाद में देखें तो जितने नीचे वाले टैब है अगर आप खाली बैठे हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो स्टार्टिंग लेवल पे काम करने के लिए बस खाली ऊपर के 3 टैब की रिक्वायरमेंट है, इंट्रोडक्शन, डाउनलोड और कंटेंट। तो अब हमने बोला ये सारा काम अगर हमने देख लिया तो स्टार्टिंग हम कहां से करें? लेआउट से या कंटेंट से? मेरे ख्याल से पहले कंटेंट से, कि पहले कंटेंट आएगा, कंटेंट के बाद हमें क्या चाहिए होगा? लेआउट। तो अब इसके बाद अगर समझो तो इसी पूरे कंपार्टमेंट में इसको तो छोड़ ही दे, कस्टमाइज को छोड़ दो पूरा, लेआउट को छोड़ दो पूरा, और सीधा उठाओ किसको? कंटेंट को। तो कॉपी में हेडिंग डाल दो कंटेंट, और कंटेंट के बाद ये सारे टैब्स के जो नेम लिखे हैं ये नोट डाउन कर दो। सर बूटस्ट्रैप में हम आइकन भी मिल जाते हैं, जैसे आइकन लगाने होते हैं फॉन्ट ऑप्शन से उठा लेते हैं, इसमें भी मिलते हैं वो। रिबूट, टाइपोग्राफी, इमेज, टेबल एंड फिगर्स। ठीक, दूसरा कंपार्टमेंट अगर देखें तो क्या है? फॉर्म। और फॉर्म में फॉर्म के सारे वेरिएंट यहाँ लिखे पड़े हैं। ठीक, और ज्यादातर केस में देखें तो कॉपी पेस्ट से ही काम चल जाएगा। और अगर आप सोचो कि मैं हार्ड वर्कर बनूंगा बूटस्ट्रैप देख के, तो फायदा कुछ नहीं है।
अब करते रहोगे 3 महीने 4 महीने और कभी कभी 6 महीने और 1 साल बाद पता पड़ेगा हम तो गलती कर रहे थे। ठीक है, तो फिर आप एट द एंड जाके अडॉप्ट भी आपको यही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा पहले से ही उसी की आदत आपको डालनी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पूरे के पूरे कंटेंट का डेटा यहाँ मिल गया हमें। तो पहले कंटेंट के डेटा को टारगेट करना सीख लेते हैं और फिर उसके बाद इनकी क्लासेस हम यहाँ से देखते हुए चले जाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, बाहर गए और अपने पास जो भी ये प्रोजेक्ट सेटअप किया था तो ये ऑनलाइन पे था और अभी इसको ऑफलाइन पे सेटअप करना था। तो अगर ऑफलाइन पे सेटअप करना है तो कहानी समझो कि जब भी कोई आप प्रोजेक्ट अपना बनाओगे तो उस प्रोजेक्ट के रूट पे style.css होना जरूर चाहिए और भले ही चाहे उसके ऊपर आप कोड एक भी ना लिखो, बट style.css की फाइल होनी चाहिए। तो ऐसा होना क्यों चाहिए, क्योंकि अगर देखें तो HTML CSS का जो भी कोड है वो अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ में सेटअप किया जाएगा। तो हो सकता है आप जावा में सेटअप करो, पाइथन में करो या PHP में जाके करो। तो PHP में अगर आप CMS बेस्ड कोई सर्विस अगर उठाते हो तो वहां पे टेम्पलेटिंग का रूल ही फिक्स है। ठीक, तो ज्यादातर जो बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे को पहला फाइल index.html ही चाहिए या इंडेक्स नाम का चाहिए। जो HTML है उसकी जगह .java .python .php हो सकता है, लेकिन उसका जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेटिंग का कोड होगा उसके लिए style.css की फाइल रिकमेंड की जाती है। तो वो तो हम रखेंगे ही रखेंगे। जावास्क्रिप्ट की फाइल ऑप्शनल रखो और चाहे ना रखो। ठीक, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये दोनों फाइल्स रखी वो डिफॉल्ट है और इसके साथ में अगर कोई एडिशनल अगर डेटा आपको मिलता है तो ये दोनों फोल्डर्स एडिशनल मिले, इनको आपने यहां से कट करना है और सीधा रूट पे पेस्ट कर लेना है जहां HTML का फाइल रखा है। ज्यादा अंदर नहीं घुस के जाना है। तो भी ये फोल्डर खाली हो गया, इसको डिलीट कर देंगे। फिर अपने पास सीट में वापस आए, हमने कहा कि इसकी जगह पे मुझे लोकल का पाथ चाहिए। तो लोकल का पाथ चाहिए तो ये हटा दें, कंट्रोल के साथ स्पेस CSS नाम का फोल्डर है और उठाना किसको है, min.css। सेम, अब अगर मैं सिलेक्ट भी ना करना चाहूँ सबसे अच्छा जुगाड़ मैं ये हटा दूंगा, बस काम खत्म है। GS नाम का फोल्डर पहले ही है और उसके अंदर bootstrap bundle.min.js की फाइल मिलेगी। तो अब अगर इसको यहाँ से अप्लाई कर दें तो ये अभी ऑफलाइन पे सेटअप हो गया और देख लो क्या फॉन्ट का स्टाइल इसका चेंज तो नहीं हुआ, वही है। अगर ये बूटस्ट्रैप की फाइल हटा दें तो अभी आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि बूटस्ट्रैप के बिना ये कैसा दिखता है और बूटस्ट्रैप की साइड में कैसा दिखता है। देखो ये बिना बूटस्ट्रैप के है। ठीक, और अगर आप थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस आपने कर लिया तो वेबसाइट देखते ही आप बता दोगे ये तो बूटस्ट्रैप का बना है। तो कैसे, फॉन्ट का स्टाइल देखते हैं, कोर में होगा तो फॉन्ट का स्टाइल कुछ ऐसा दिखेगा, छोटा सा बिल्कुल। और अगर बूटस्ट्रैप यूज हुआ तो प्रॉपर आपको फॉर्म का जो डिजाइन है वो अलग ही दिखेगा। तो लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग जो हमें यूएक्स के तौर पे लगाना होता है वो पहले लगा के रख देता है। ठीक, तो अब आते हैं बेनिफिट्स के ऊपर। तो कंटेंट में हमने पहले हेडिंग यूज किया, अब हेडिंग में देखें तो कितनी कैटेगरी होती है, H1 to H6। अब अगर मैं H1 to H6 अगर डेटा बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ ना यहाँ पर, अगर चाहे सैंपल के तौर पे। तो हमने कहा जी एक काम करते हैं, यही डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ, H2 H3 तीन ही रख लेता हूँ। मान लो ये 3 हेडिंग हमने बना दी तो देखो डिफरेंशिएट हो रही है। हेडिंग का साइज है वो तो बाय डिफॉल्ट ही करेगा, लेकिन अब हमने बोला कि मान लो मेरे पास कंटेंट कुछ ऐसा होता कि मेरे पास P होता और P में ये डेटा लिखा होता और यहाँ से इसका ट्री पकड़ना है। ये समझ में आया, बूटस्ट्रैप पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जितनी जल्दी हो सके खत्म भी हो जाएगा आपसे, मेरे से तो खत्म है ही, आपसे खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, ऊपर देखा जाए तो 3 हेडिंग बनाई, हेडिंग का साइज अलग अलग था। फिर उसी के नीचे हमने 3 पैराग्राफ बनाए। तो पैराग्राफ का जो साइज है वो कैसा होता है, नॉर्मल। लेकिन अब यूजर ने मेरे को ये बोल दिया कि जो पैराग्राफ है उसी को हेडिंग बनाना है, H1 यूज नहीं करना है। पैराग्राफ टैग होगा लेकिन वो हेडिंग 1 के बराबर दिखना चाहिए। तो अगर ये आपसे बोला जाए तो क्या आप क्या करते हैं, सीधा यहाँ जाके क्लास लगाते हैं और फिर CSS में लाके डिफाइन करते जाके
कि उसका फॉन्ट का साइज इतना कर दो, फॉन्ट वेट इतना कर दो, सारी चीजें मैनुअली जाके लिखते हैं और फॉलो तो करते हैं H1 को ही जाके। और बूटस्ट्रैप यहाँ ये बोलता है कि अगर H1 to H6 आपके पास टैग है तो H1 to H6 क्लास भी है। तो अगर मुझे पैराग्राफ को हेडिंग नंबर 1 बनाना है तो हम यहाँ लिखेंगे क्लास और क्लास का नाम H1, हेडिंग 1 के बराबर पहुंच गया। इसका क्लास नेम हमने बोल दिया क्लास H2, क्लास H3 और चेक कर लो आप। टैग वैग लगाने के लफड़े नहीं बचे। किसी बंदे ने बोला कि मेरे पास डेटा डिजाइन हो गया है एपीआई से जो कि डिव में रखा था, लोरेम 5 3 बार रखा। डिफॉल्ट अगर देखें तो ये पैराग्राफ के बराबर ही होगा। और अब अगर इसको हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहे तो और मान लो अब क्लास चाहिए मेरे को कौन सा 3 के बाद चाहिए 4 5 6 वाला डिव के साथ में, तो कुछ एक्स्ट्रा सीएस मतलब किसी दूसरी फाइल में मेरे को अभी जंप नहीं करना पड़ा, जहां HTML लिख रहा है वहीं मेरे को सोल्यूशन मिलता जा रहा है। तो तीनों जगह पे गया, हमने बोल दिया क्लास, क्लास का नाम H4 5 और आपका 6, हेडिंग में ये भी कन्वर्टेड। तो अगर H1 से लेके H6 तक टैग है तो बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास भी है। ठीक, अगला कंपार्टमेंट देखें, जब हेडिंग हमने बनाया तो कोई बंदा ये भी बोल सकता है कि हेडिंग बनाओ लेकिन बड़ा वाला, और बड़ा वाला हेडिंग का मतलब बैनर के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो। तो अगर बैनर के ऊपर टेक्स्ट लिखा जाएगा हेडिंग का तो उसके भी अलग अलग वेरिएंट्स होंगे, तो H1 से बड़ा साइज उसका बनेगा। तो इसके लिए भी इसने यहाँ क्लास दे रखी है। तो इसने बोला अगर आपके पास बड़ा डेटा आपको डिजाइन करना है लेकिन वो हेडिंग के साथ में हेडिंग के साइज से बड़ा दिखे तो उसकी क्लास का नाम है डिस्प्ले, डिस्प्ले हाइफन। तो बड़ा वाला हेडिंग तो उसके भी 6 वेरिएंट दे रखे हैं। तो अगर हमने बोल दिया हेडिंग नंबर 1 आपका 2 और हेडिंग नंबर 3 और फिर से बाहर जाके चेक करें, ठीक। तो कंटेंट लेवल पे अगर देखें तो बेसिक क्लासेस हमें कौन कौन सी पता लग गई। तो कॉपी में लिखो H1 टैग एंड ऑल्सो डॉट H1 क्लास अवेलेबल इन बूटस्ट्रैप और डिस्प्ले फॉर बिग टेक्स्ट, केवल क्लास के नेम लिख दो। पैराग्राफ को हेडिंग बनाना है वो भी हम बना सकते हैं। और डिव में अगर बड़ा डेटा लिखना है तो क्लास कौन सा मिल गया, डिस्प्ले 1 2 एंड 3। अगली चीज समझते हैं कि मान लो पहले वाले हेडिंग पे गए, अभी क्लास का ट्रिक क्या है वो पकड़ना है केवल। तो अभी मैं ये करना है कि जो भी ये पहला वाला हेडिंग है इसको सेंटर में ले जाना है। ठीक, प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, सही। कौन सा उसमें लिखा था टेक्स्ट हाइफन सेंटर? अरे मुझे सीएसएस का बताओ पहले, अगर तुम प्रो लेवल पे चले जाओगे फिर हम बोलते रहेंगे सर H1 टेक्स्ट सेंटर कर दे, तो लिखते टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक, अब अगर टेक्स्ट लिख दिया तो अलाइन वर्ड बताने की जरूरत नहीं है, बोले तो ये बोल सकते हैं कि टेक्स्ट को सेंटर ले जाना है। तो अगर टेक्स्ट को सेंटर ले जाना है तो इसकी बनी बनाई क्लास है।
हाइफन सेंटर। क्लियर है? ये तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी काम करना है तो आप देखो कि जो प्रोनाउंस करोगे लमसम में उसी के नाम से क्लास मिलेगा। ठीक, तो अब अगर देखें तो इन क्लासेस का कलेक्शन कहाँ मिलेगा वो देख लेते हैं फटाफट। तो कलेक्शन के लिए हमें कहाँ जाना है, बूटस्ट्रैप की साइड पे जाना है। पहला कंपार्टमेंट अगर पढ़े जाके तो मिलेगा रीबूट। रीबूट का मतलब पूरा डेटा बताना क्या क्या होता है। देखो जरा, यहाँ पे जो भी डेटा लिखा है वो हमने यूआई में आपको या किसी यूजर ने आपको पढ़ाया है, उसने सारी प्रॉपर्टी ये बताएगी कौन सा मार्जिन टॉप लेता है, कौन सा मार्जिन बॉटम लेता है, कौन सा पैडिंग लेता है, ये सीएसएस में आपको पता है। तो ये क्या बोलते हैं, पूरे की टाइपोग्राफी जो बनती है वो पूरी यहाँ दे रखी है रीबूट पे। पेज का साइज कितना होगा, फॉन्ट का साइज कितना होगा, हेडिंग के वेरिएंट क्या बनेंगे, पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, लिंक क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो बनानी है, लिस्ट बनाना है, इनलाइन कोड लिखना है, ब्लॉक कोड लिखना है, सारी कहानी यहाँ है फॉर्मेट में, रीबूट में। रीबूट का मतलब पूरा एचटीएमएल का कंटेंट यहाँ समराइज फॉर्मेट में दे रखा है। एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक लेके जाना है। तो पहला आता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब होता है टेक्स्ट के साथ डील करना। तो टाइपोग्राफी में जैसे ही अंदर हम जाएंगे तो ये ग्लोबल सेटिंग्स बताएगा। ठीक, ग्लोबल सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो फॉन्ट फैमिली किसके ऊपर डिपेंड करेगी हमेशा, ओएस के ऊपर। विंडोज, लाइनक्स, मैक, जिसका जो ओएस होगा उसके अकॉर्डिंग डेटा आपको दिखाएगा। जैसे मोबाइल फोन में फॉन्ट डाउनलोड कर लेते हैं, करते हैं मोबाइल फोन में फॉन्ट डाउनलोड करो, अप्लाई करो, सारे ऐप में वही आ जाता है। तो डिफॉल्ट किसके ऊपर जाता है, ओएस के ऊपर। फॉन्ट साइज का वेरिएंट बता रखा है, डिफॉल्ट कितना होता है 16 पिक्सल, और ये है पैराग्राफ का। नेक्स्ट अगर देखें तो कुछ इनके बॉडी वेट और बेस पैटर्न बता रखे हैं, डिफॉल्ट कलर क्या होना चाहिए बॉडी का, वो सब कुछ। तो जब फ्री टाइम में हो तो ये ऊपर वाला डेटा पढ़ना है, और यूज करना है तो नीचे देख लो H1 to H6, ये रहा कोड। इसी हेडिंग को कन्वर्ट करना है लेकिन पी के साथ। क्लास मिल गई 1 to 6, एक ही बार में याद होगी। H से H1 से H6 मुझे टैग पता है तो क्लासेस भी मिल गई मेरे को। कस्टमाइज आपको हेडिंग बनानी है तो कस्टमाइज्ड हेडिंग पैटर्न देख लो, एक डार्क है और एक लाइट है। बहुत जगह पे ऐसे आता है हेलो या वेलकम, हो सकता है आपका डार्क में लिखा हो, आगे यूजर का नेम लिखा है वो लाइट में लिखा हो। तो इस तरीके का अगर पैटर्न बनाया है तो क्या बोल रहा है कि H3 हेडिंग लिया, नॉर्मल डेटा लिखा, और जो डेटा आपको शॉर्ट में दिखाना था उसको स्मॉल टैग के अंदर लिखा, और क्लास का नाम क्या लिख दिया, टेक्स्ट बॉडी सेकेंडरी। सेकेंडरी बॉडी है, फर्स्ट बॉडी डार्क, सेकेंडरी कैसा है, कलर थोड़ा सा डिम। तो कलर का पैटर्न आपको यहाँ मिल गया। जब कभी ये पैटर्न बनाना है, कोड ही नहीं लिखना है, सीधा ये कॉपी मारो और पेस्ट मारो। नेक्स्ट देखें, डिस्प्ले। डिस्प्ले कहां तक मिलता है, 6 तक। कहां लगा सकते हैं, हेडिंग में लगाना चाहो हेडिंग में लगा लो, पैराग्राफ में लगाना है पैराग्राफ में लगा लो, डिप में लगाना है तो डिप में लगा लो। तो सबके वेरिएंट मिल गए। और नीचे आ जाए तो लीड। लीड क्या होता है, लीड का मतलब बताओ खाली। लीड का मतलब हाईलाइट। तो पता पड़े पैराग्राफ लिखे, पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ बड़ा है बाकी छोटे हैं साइज में, तो वो पैटर्न बना रहे हैं। तो क्लास का नाम क्या है, लीड। जैसे चेक करना चाहे तो हमने ये उठाया, कॉपी किया, अपने कोड में गए और एक पैराग्राफ बनाया, लिख दिया जी लोरेम 200। पहले आउटपुट देख लें एक बार, लीड में दिखाना है, अप्लाई करके देख लो।
स्टोरी ऐड करना है, नॉर्मल पैराग्राफ बनाना तो पी लिखेंगे। लेकिन अगर हमने बैनर के ऊपर हेडिंग भी बनाया और पैराग्राफ भी बनाया तो उस पैराग्राफ का साइज नीचे वाले पैराग्राफ के साइज के बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा ही होगा। तो फॉन्ट का साइज नहीं बढ़ाना है, उसकी जगह क्लास का नाम क्या लगा देना है, लीड। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है। पहला अगर देखें, हाईलाइट करना है, किसी भी चीज को हाईलाइट करना है तो टैग का नाम क्या है, मार्क। कटा हुआ दिखाना है, कटा हुआ कहाँ लिखा होता है, प्राइस पे प्राइस 200 लिखे होते हैं, कटा होता है तो लिखा होता है 200 वाला 180 का मिलता है। तो पहला वाला काट देते हैं, दोबारा फिर से लिख देते हैं। तो उसमें भी कार्य समझो, एक यहाँ पे कौन सा है, एक डिलीटेड और एक एस है, दोनों में फर्क है। डिलीटेड का मतलब क्या होगा, सॉरी, डिलीटेड का मतलब अब एग्जिस्ट नहीं करता। किसी साइट में कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखा लेकिन अब उसका अपग्रेड आ गया तो पहला वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उसको डाल देंगे डेल में। प्राइस वाला एस में। अंडरलाइन बनाना है तो इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, पूरा पैराग्राफ लिखा है लेकिन कुछ बीच बीच में नया डेटा डाला, तो जो बीच बीच में नया डेटा डाला तो वो इंसर्टेड फॉर्मेट में है, न्यू पैटर्न में, तो उसकी जगह हम लिखते हैं INS, इंसर्ट। अंडरलाइन अलग है, यू का मतलब पूरे पे अंडरलाइन करना है, इंसर्ट का मतलब जो नया कंटेंट आया केवल वो दिखाना है। तो दोनों के अगर देखें ये पैटर्न मिले, और अगर देखें स्मॉल, बोल्ड करना है तो स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा टिल्ड करना है तो EM, एम्फसाइज। बने बनाए टैग मिले, यहां से उठाना है और अप्लाई करना है सीधा सीधा, और नीचे आ जाए। आई लिख तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप EM लिखते हो तो ज्यादा बेटर है। रीजन क्योंकि जो बूटस्ट्रैप है वो मल्टीपल डिवाइसेस को भी टारगेट कर रहा है और मल्टीपल जो सर्च इंजन है उनको भी टारगेट कर रहा है। तो सर्च इंजन ज्यादा बेटर फॉर्मेट में समझ सकता है कि सर ये डिलीटेड है, ये इंसर्टेड है, तो SEO की जो रेटिंग होगी वो क्या होगी, बेटर। तो वो सारे फॉर्मेट यहाँ पे आपके पास अवेलेबिलिटी में है। टेक्स्ट में अगर चले जाए तो पहला टेक्स्ट का एक नाम लिखो, एब्रीविएशन। ठीक गुरुजी, ऑनलाइन वाले लोग भागेंगे नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे आज। ठीक, तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखे तो एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या होगा, एक गंदा एग्जांपल और रखने का है इसी के ऊपर, कलर आइडेंटिफिकेशन करना है, गर्ल्स को ले लें और बॉयज को ले लें। ठीक, अब गर्ल्स को कोई कलर अगर दिखाए, मान लो रेड कलर ही दिखाए, और बॉयज को भी कलर रेड दिखाए, ठीक, तो होगा क्या, रेड वाला कलर देख के जो बॉयज है वो तो सीधा बोलेंगे कि रेड है। और गर्ल्स के पास चले जाओ तो उसमें रेड का भी वो एक वेरिएंट और बताएंगे, और रेड के अगर 4 पैटर्न दिखाए तो वो चारों आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। तो बूटस्ट्रैप की कहानी क्या है कि जहां पहले केवल टेक्स्ट 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 चिल्लाते थे, उसने अब हर एक टेक्स्ट की एक कैटेगरी बना के रख दी, जिसमें से पहला आपके पास कैटेगरी कौन सा मिला, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कहीं पे आपने शॉर्ट में कोई चीज लिखी, एग्जाम्पल के तौर पे नीचे 2 चीजें लिखी है, एक लिखा है ATTR और एक लिखा है HTML, तो जहां कहीं ये लिखा होगा तो यूजर इसके पास पॉइंटर लेके जरूर जाएगा। अगर आप साइड में कहीं शॉर्ट हैंड लिखा होता है तो शॉर्ट हैंड के ऊपर पॉइंटर जरूर लेके जाते हो आप, ठीक, नहीं तो बीच में, और नहीं तो आप ये मान लो किसी का पोस्ट अगर आप देख रहे हो सोशल मीडिया में और उसने हैश कीवर्ड अगर लगा दिए, तो हम बोल सकते हैं 50 to 60% चांसेस है कि आप हैश टैग जरूर पढ़ोगे, भले पोस्ट इंटरेस्टेड हो या ना इंटरेस्टेड हो। तो आप क्या करोगे, हैशटैग पढ़ोगे तो हैशटैग के अकॉर्डिंग आप ये आइडिया लगा लोगे ये कौन से मूड में ये डेटा लिख रहा है। ठीक, तो अगर आपके पास ये है कि शॉर्ट हैंड है और शॉर्ट हैंड पे होवर करने के बाद अगर उसका पूरा मीनिंग दिख जाए तो उसको हम बोलते हैं एब्रीविएशन।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे HTML लिखा है, जैसे मैं माउस का पॉइंटर लेके जाऊंगा तुरंत क्वेश्चन मार्क का सिंबल बन के आ जाएगा कि HTML का मतलब क्या है, और ओवर करते ही क्वेश्चन मार्क के साथ उसका मीनिंग भी लिख के दिखाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ATTR का मतलब क्या है? एट्रीब्यूट। तो आपको शॉर्ट को फुल फॉर्म में अगर कभी दिखाना पड़े तो उसके लिए हम एब्रीविएशन का यूज करते हैं। एब्रीविएशन बनाने का तरीका क्या है? तो टाइटल हमने एट्रीब्यूट पढ़ रखा है कि इमेज लगाओ तो टाइटल एट्रीब्यूट लगा दो, तो होवर करोगे तो टाइटल आपको दिखेगा। तो बस ये बोल रहे हैं कि अब आपको वो टाइटल एब्रीविएशन के अंदर लगाना है। एब्रीविएशन का टैग क्या है? ABBR। ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल, जो ये डिजाइन पैटर्न बन रहा है ये बना के देगा ABBR। और जो इसकी वैल्यू दिखाई पड़ रही है होवर करने पे वो दिखाई देगा आपको टाइटल। ठीक, तो जहां पे भी शॉर्ट को फुल नेम में दिखाना पड़े तब हम यूज करते हैं एब्रीविएशन का। दूसरा पैटर्न देखें तो कौन सा है? ब्लॉक कोड्स क्या होता है? इंडिया वाले अकॉर्डिंग शेर शायरी सोशल मीडिया में लिख के डाल देता है या वेबसाइट में लिख के डाल देता है, और या तो कुछ ऐसे मान लो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इन्हीं को बोलते हैं कॉड या स्टेटस। तो वो अगर बनाना है तो तरीका इन्होंने क्या दे रखा है? बैक क्वाड्स के अंदर लिखना है। सर्च इंजन को पता लग जाए कि आप शेर व शायरी प्रस्तुत करना चाहते हैं, नॉर्मल पैराग्राफ नहीं बताना चाहते हैं, तो उस चीज को ये बोल रहा है बैक क्वाड्स के अंदर आपने डिजाइन करना है। तो बैक क्वाड्स में अगर डिजाइन किया तो लुक देख लो कैसा है पी का। ठीक, लेकिन इसी के साथ कोई बोल रहा है जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आगे डैश करके लिखा होता है किसने बोला। तो अगर वो बनाना चाहते हैं तो विथ नेमिंग कन्वेंशन के कि पहले उसका क्वाड्स लिखा आएगा फिर किसने बोला वो लिखा हुआ आएगा। ये पैटर्न चाहिए, कॉपी कर लो यहां से। ठीक, नेक्स्ट देखें, अलाइनमेंट लाना है। तो अलाइनमेंट के लिए क्या क्या मिल गया? टेक्स्ट सेंटर, सीधा सेंटर में चला जाएगा, अभी हमने यूज किया टेक्स्ट सेंटर। अलाइनमेंट के बाद नेक्स्ट चले जाओ, आपने बोला राइट में लेके जाना है तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट एंड। स्टार्ट में बाय डिफॉल्ट आता है। लिस्ट बनाना है तो लिस्ट की क्लासेस दे रखी हैं। अब लिस्ट अगर हमने कोई भी बनाया तो क्या उसमें हम ये बोलते हैं कि जो लिस्ट में बुलेट वाले सिंबल है वो हटाने होता है? तो अगर बुलेट वाले सिंबल हटाने तो यहाँ पे क्लास का नाम ही दे रखा है लिस्ट अनस्टाइल्ड, और वहां पे लिखते क्या? लिस्ट स्टाइल नन, पूरी प्रॉपर्टी, और एक क्लास बनाते हैं। उसने कंप्रेस किया सीधा क्लास बना के दे दिया। अगर आप काम कर रहे हो इनलाइन फॉर्मेट में कि लिस्ट का डेटा है वो एक के नीचे एक आ रहा है चाहिए सेम लाइन में, तो क्लास का नाम क्या दे दिया? लिस्ट इनलाइन। अगर आपको डिस्क्रिप्शन के साथ और बनाना है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़ा होगा आपने, यहाँ पे आपके पास की पॉइंट और वैल्यू दोनों ही लिखना पड़ता है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का एग्जांपल यहाँ मिल गया हमें। और नीचे आ जाओ तो ये फिर अभी रोज एंड कॉलम की कहानी आ गई, तो ये हमें पढ़ने को मिलेगा किसमें? इस वाले कंपार्टमेंट में। जितने टॉपिक्स यहाँ दे रखे हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ हैं। क्लाइंट जो टॉपिक बोले सीधा क्लिक करो कोड बाहर आ जाएगा, कॉपी करो पेस्ट करो, और जो हेडिंग पैराग्राफ का डेटा है वो खाली आपको अपडेट करना है, और वो भी आपको अपडेट नहीं करना, एपीआई से उठा के चिपकाना है, हमारा मोटिव खाली करना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो टाइपोग्राफी में सारे पैटर्न्स मेरे को यहाँ मिल गए। तो हेडिंग खत्म और पैराग्राफ खत्म, लिस्ट भी यहाँ से कवर कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखें आपने बोला इमेज लगाना है तो इमेज के लिए सेपरेट है। इमेज में विड्थ 100% लिखते हैं हमेशा, छोटा करना है तो छोटा, कर्वदार बनाना है तो कर्वदार, सर्किल बनाना है तो सर्किल में। तो ये अगर काम यहाँ पे करना है तो क्लासेस के थ्रू करना है। तो इमेज अगर पूरी फुल स्क्रीन पे लेके जाना है तो क्लास का नाम है इमेज फ्लूइड, फुल स्क्रीन में इमेज आएगा। आपको इमेज का थंबनेल बनाना है तो क्लास का नाम है थंबनेल। थंबनेल अगर लिखा तो इमेज के चारों तरफ एक तो पैडिंग आएगा और साथ के साथ बॉर्डर आएगा, अलग ही देखो आउटलाइन दिख रहा है। क्लास का नाम क्या है? इमेज थंबनेल। अलाइनमेंट अगर करना पड़ा तो इमेज इनलाइन होता है, अलाइनमेंट अगर करना पड़ा तो डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो लिखना पड़ेगा, उसकी बनी बनाई क्लास है। फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट लिखते थे,
तो फ्लोट स्टार्ट और फ्लोट एंड, फ्लोट की क्लास का नाम। राउंडेड है, कॉर्नर देख लो यहाँ पे, तो क्लास का नाम राउंडेड। जो प्रॉपर्टी बोलोगे वही क्लास का नाम निकलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट लेवल पे चले जाए, अलाइनमेंट से रिलेटेड सारी कहानियां यहाँ दे रखी हैं और पिक्चर के लिए प्रॉपर एक टैग दे रखा है। तो अब अगर कोई इमेज अगर यूज करना चाहता है तो पिक्चर नाम का टैग लगाना है, फिर सोर्स लगाना है और फिर इमेज लगाना है। तो ये तरीका रहेगा कैसा, फाइनल इमेज लगाने का। तो इमेज में गए तो इमेज के सारे कंपार्टमेंट मिल गए। टेबल अगर बनाना है तो टेबल के सारे कंपार्टमेंट बने बनाए मिलेंगे। पिक्चर और इमेज में पिक्चर नाम का टैग है, तो अगर डायरेक्टली इमेज लिखा तो पता ही नहीं पड़ता किसका है। जैसे मान लो आप कोई बुक बनाना चाह रहे हो तो बुक में फिगर आता है, तो फिगर को फिगर नाम के टैग में रख दिया कि फिगर है ये, और फिगर के अंदर कौन सा डेटा लोड होगा तो IMG है। तो बस खाली नेम कन्वेंशन प्रॉपर ये बैटर करके दे रहा है आपको। तो इमेज के सारे पैटर्न मिल गए, ऐसी टेबल के भी सारे पैटर्न यहाँ अवेलेबल है। तो टेबल अगर हम लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से कभी आता ही नहीं है, और आएगा तो CSS के साथ आएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्लासेस ऑफर कर रखी हैं। हाइट विड्थ बॉर्डर कुछ लिखना ही नहीं, सीधा टेबल, टेबल की क्लास का नाम क्या होगा, टेबल। और नीचे आ जाओ, अलग अलग वेरिएंट्स बनाने कलरफुल वाले, तो अलग अलग क्लासेस के नेम भी है और कलर भी है। और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर नेम कन्वेंशन के साथ आता है। जैसे कि पहला अगर देखें तो प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब कौन सा कलर, ब्लू। सेकेंडरी हल्का सा ब्लैक, वही ग्रे टाइप का। सक्सेस ग्रीन, डेंजर रेड, वार्निंग येलो, इन्फो तो ब्लू, लाइट व्हाइट स्मोक, डार्क तो ब्लैक। अब टेबल में देखें तो टेबल टैग में कलर लगा सकते हैं, TR में भी कलर लगा सकते हैं और TD में भी कलर लगा सकते हैं। क्लियर, 2-3 दिन आप अडॉप्ट करोगे बड़े आराम से बनेगा। पहले दिन के ऊपर भले ही कुछ दिक्कत लगे आपको। सेकेंड पैटर्न देखें, पैटर्न सारे दे रखे हैं, जो पैटर्न उठाना है वो यहाँ से कॉपी पेस्ट हम आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो सारे पैटर्न कम से कम एक बार पूरे आपको रिव्यू करने हैं, कितने पैटर्न ऑफर करता है। तो टेबल के जितने वेरिएंट बन सकते हैं वो सारे वेरिएंट यहाँ अवेलेबल है। कॉपी पेस्ट के साथ में चलना है, कॉपी पेस्ट करेंगे तो और अच्छे से दिख जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो फिगर वाली कहानी है यहाँ पे। फिगर मतलब वही इमेजेस अलग अलग पार्ट्स के, तो पूरे पूरे सिंटैक्स लिखे हैं। कॉपी करो पेस्ट करो, बस खाली SRC की वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर दो, बस बाकी पूरा बना बनाया आपको मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे देखें तो कंटेंट का पूरा कंपार्टमेंट इजी है, ठीक। और फिर अगर देखें तो सीधा मेन पोर्शन में जाते हैं, और मेन पोर्शन आपके पास में आएगा लेआउट। लेआउट का कंपार्टमेंट अगर मेरे को बनाना है तो हम यहाँ से बाहर जाते हैं और एक न्यू फाइल बना लेते हैं, इंडेक्स की जगह पे नाम लिख लेते हैं layout.html, और जो भी अभी इंडेक्स में कोड लिखा है यही कोड कॉपी करके एक बार यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और जो भी ये हेडिंग पैराग्राफ लिखा है ये सबको कर लेंगे रिमूव हम, ये पूरा डेटा, ठीक। पहले कोड का पैटर्न देख लें, फिर क्लासेस झांक के देख लें जिससे जल्दी याद हो जाए। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे एक सिंगल बॉक्स बनाना है। तो सिंगल बॉक्स बनाने का मतलब क्या हो गया, लिखेंगे div, और div के अंदर लिखेंगे कोई ना कोई क्लास, और क्लास का नाम कॉलम। तो क्लास का नाम अगर लिखना है तो हमको क्या बोल देंगे, कॉल, ठीक। इसी कॉल के बीच में गए और हमने कुछ डेटा डिजाइन कर लिया, जैसे बोल दिया जी हेलो। रन करके अगर देखें तो ये पेज हटा के इस पे चले गए, लेआउट पे। डेटा कहाँ है, बिल्कुल कॉर्नर पे। तो अगर हमने नॉर्मल कोई डेटा डिजाइन करना है तो हम यही लिखते आए अभी तक। तो अब बूटस्ट्रैप इसमें क्या ऐड करता है, तो बूटस्ट्रैप ये बोलता है कि जब भी कोई आप कॉलम बनाते हो, या तो कॉलम फुल स्क्रीन में होता है और या तो वो दोनों साइड से गैप छोड़ के आता है, दो ही रेशियो केवल बनता है। और ये दोनों चीजें बनाने के लिए ये रिकमेंड करता है कि आपके पास जब भी कॉलम बनाओ तो पहले div का नाम कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड होगा,
ठीक, तो लिखो यहाँ पे बॉक्स या लेआउट क्लासेस, लेआउट क्लासेस। ठीक, लेआउट क्लासेस में पहली दो क्लासेस के नाम लिखो, कंटेनर और कंटेनर हाइफन फ्लूइड। ठीक, बनाने का तरीका देख लेते हो। सीधा गए डॉट, डिव लिखना ही नहीं, अभी ये मान के चलो, सीधा क्लास का नाम लिखो कंटेनर। इसके अंडर में गए तो हमने लिखा है H1 और H1 ने बोल दिया यहाँ पे हेलो, जिससे थोड़ा बड़ा दिखाई पड़े। अप्लाई करके अगर देखें तो देखना भी क्या ये बिल्कुल चिपक के आ रहा है, थोड़ा खिसक के आ रहा है, खिसक के आ रहा है। फिर हमने यही वाला दोबारा क्लास एक बार कॉपी किया, अप्लाई किया और ऊपर वाले को हमने बोल दिया कंटेनर हाइफन फ्लूइड। अप्लाई करके बाहर गए, अगर कंटेनर फ्लूइड लिखा तो फुल स्क्रीन, कंटेनर लिखा तो दोनों साइड से गैप, और बॉक्स अगर पूरा प्रॉपर दिखाना है तो बॉक्स का साइज तो अपने आप ही बन रहा है, बस केवल बैकग्राउंड कलर चाहिए। और बैकग्राउंड कलर के लिए हमने क्लासेस के नाम देखे, वो सक्सेस, इन्फो, डेंजर, प्राइमरी। ये कलर ऐसे है कि हर एक के साथ कॉमन यूज होता है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे कलर डालना है तो हम डाल देंगे जैसे बीजी हाइफन इन्फो, बीजी का मतलब बैकग्राउंड, अगर टेबल इन्फो लिखा तो टेबल का कलर है, बीजी इन्फो लिखा तो बॉक्स के बैकग्राउंड का कलर है, अगर टेक्स्ट स्पेस इन्फो लिखा तो टेक्स्ट का कलर है। ठीक, बॉर्डर का कलर लगाना है तो बॉर्डर हाइफन इन्फो तो बॉर्डर का कलर है, तो जिसके ऊपर लगाना है उसकी क्लास के नाम पहले आएगा, तो हमने बोल दिया बीजी इन्फो। चेक करो जरा दूसरा कलर कौन सा ले लें, डेंजर, बस स्पेलिंग सही होगी कलर आएगा, स्पेलिंग खराब होगी तो दिक्कत है। दोनों बने, अगर फुल में चाहिए तो कंटेनर फ्लूइड लिखो, और दोनों साइड गैप चाहिए तो केवल कंटेनर लिखो, और ये दोनों ही कोड रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का आइडिया कैसे का पता लगेगा, जब स्क्रीन छोटा करेंगे, छोटा स्क्रीन करके देखें तो देखो क्या इसका साइज अपग्रेड हो रहा है, देखो हो रहा है, और जैसे ही मोबाइल में जाएंगे बिल्कुल चिपक जाएगा। तो खाली क्लास हमें लिखनी पड़ी, रिस्पॉन्सिव का भी कोड नहीं लिखना पड़ा। तो पहला लेवल आपके पास क्या निकला कि जब भी कभी हम काम करेंगे तो पहली क्लास कौन सी बनेगी, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। तो फ्लूइड का मतलब लिख दो फुल स्क्रीन, और कंटेनर का मतलब बोथ साइड गेटिंग। क्लियर। फिर हमने क्या किया, हमने बोला जी ये अगर बन गया तो सिंगल कॉलम तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए कॉलम एक से ज्यादा। तो अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो तो आप ये कंफर्म मान के चलना कि ये कोड तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। ठीक, इसके अंडर में हमें चाहिए कॉलम, तो कॉलम बनाने के लिए हम यहाँ पे जाके यूज करेंगे डिव, और क्लास का नाम लिखेंगे कॉल, और कॉल के अंदर डालेंगे कुछ ना कुछ अपना डेटा। तो डेटा के लिए हमने यूज कर दिया जैसे कि H1, और H1 में जाके बोल दिया बॉक्स 1, और फिर से अगर चेक करके देखें तो कॉलम आया, लेकिन आपने बोला जी मेरे को कॉलम तो 4 चाहिए, तो आपने ये कोड कॉपी किया और 4 बार रख दिया। तो अगर ये कोड 4 बार आया तो बाय डिफॉल्ट तो डिव है, तो डिव कैसे आएगा, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक करके रन करके देखें तो क्या चारों कोड देखो एक के नीचे एक के नीचे एक है।
लेकिन हमें ये चारों को बॉक्सेस चाहिए, एक के बगल में एक के बगल में एक, मतलब सिंगल एक रो में। तो अगर रो में डेटा अगर ये लाना होता तो क्या डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने की जरूरत ही नहीं। आपने बोला डेटा रो में चाहिए, तो बस इन चारों बॉक्स के ऊपर एक रो नाम की क्लास बना दो, ये कट करो और यहां लगा दो। रन करके देख लें। क्लियर? तो जब भी कभी मेरे को काम करना होगा कॉलम से रिलेटेड, तो पैटर्न क्या रहेगा? सबसे पहला क्लास आएगा कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड, उसके अंदर में आएगा रो, और रो के अंदर में आएगा कॉलम। टेबल से अगर मैच करना चाहे तो इसको मान लो टेबल टैग, इसको मान लो टीआर, और इसको मान लो टीडी, और नोट कर दो ये वाला कोड केवल। ठीक हुआ, तो हम बात करते हैं कॉलम की। तो कंपैरिजन के तौर पे टी शर्ट से कंपैरिजन कर लेता है। ठीक, मतलब जहां से जल्दी आइडिया लग गया वहीं से। तो अब जैसे मैं बोलूं कि मेरे को टी शर्ट परचेज करनी है, तो फ्लिपकार्ट में जाए, सीधा परचेज करके चले आए, या साइज भी देखनी है। और अगर टी शर्ट के साइज की बात करें तो कितने टाइप के साइज होते हैं जो हमें पता है? स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल और डबल एक्सेल। टोटल साइज कितने हैं? 5। और यही 5 साइज स्क्रीन के। तो अगर मैं बात करूं 1920 पिक्सल की, तो एक्सेल। ठीक, उससे छोटा जाए तो आपको मीडियम, लार्ज, सबके साइज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अब कहानी यहाँ पे क्या बनती कि जो कॉलम है, अब अगर ये कॉलम मैंने बनाए तो दिक्कत क्या है कि अगर हमने 4 कॉलम बनाए और स्क्रीन को करें छोटा, तो ये कॉलम हमेशा 4 ही रहेंगे। लेकिन यूजर चाहता है कि पहले 4 आए, फिर 2 हो जाए, और फिर 1-1 हो जाए, क्योंकि रिस्पॉन्सो का पैटर्न वही है। तो अगर ये चीज यहाँ पे करना पड़े तो टी शर्ट्स के जो साइज है वही साइजिंग कुछ इन्होंने यहाँ पे बना रखी है। तो अब अगर देखें तो मान लो ये वाला कंपार्टमेंट पकड़ लेते हैं, तो लेआउट में गए, सबसे पहला क्या मिला? ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट में मीडिया स्क्रीन की कहानी लिखी हुई है। इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल काम नहीं करता। कौन सा एक्स्ट्रा स्मॉल? कौन वाला है? वो वाला फोन ले आओ एक बार, आप जो बटन वाला आता है, इस पर नेट चलता है, चल जाएगा। और अपने एंड्रॉइड फोन को इतना छोटा बना नहीं सकते। तो माता जी के पास जो फोन होगा वो 100% ऐसे ही होगा। ठीक है, माता जी के पास होगा नहीं, दादी जी के पास होगा, जिसके पास होगा वो वाला फोन जरूर होगा। सब लोगों ने रिटायर करके एट द एंड उन्हीं को चिपकाता है। ठीक है, तो जो आपके पास वो वाली डिवाइसेज है जिनमें खाली कीपैड है, नेट चलता है और खोल भी सकता है, लेकिन दिखेगा तो नहीं बड़ा, तो उनके लिए कौन सा है? एक्स्ट्रा स्मॉल। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास में क्या, सारे के सारे साइज बाहर पता लग गए। इनके लिए मीडिया स्क्रीन का कोड क्या अडॉप्ट किया होगा, तो ये देख लो, ब्रेक पॉइंट्स बना रखे हैं, और ये इन सबको इंक्लूड कर रखा है, और नीचे देखें ये मीडिया स्क्रीन के कोड दे रखे हैं। तो हमने पढ़ा है मेन विड्थ और मैक्स विड्थ, तो मेन और मैक्स के अकॉर्डिंग इनका डेटा पहले से ही डिवाइडेड है। ठीक, तो अब सेकेंड लेवल पे जाए तो ये बोल रहा है कंटेनर। कंटेनर के अंदर जाएंगे तो कंटेनर 2 तरीके के होते हैं, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। लेकिन अगर अलग अलग स्क्रीन में भी इसको चेंज करना चाहें तो इसकी भी वैरायटीज हमें मिलती हैं, और ज्यादातर हम 2 ही यूज कर लेते हैं। तो एक तो कंटेनर और
और दूसरा कंटेनर फ्लूइड। बीच वाले तब यूज करेंगे जब कोई ज्यादा पैसे दे। उससे पहले हमें करने की जरूरत नहीं, क्लाइंट को पता नहीं पड़ेगा। जब क्लाइंट ज्यादा पैसे देगा तो उसको छोटा छोटा करके तोड़ तोड़ के दिखाएंगे, देखो इस पे टूटा, हाँ टूट गया, अगले वाले पे टूटा, हाँ टूटा, फिर सारे ही लगेंगे। अगर पैसे ज्यादा देगा तो, कम देगा तो सीधा पहला और लास्ट वाला हमें चिपकाना है, वैसे ही कॉपी पेस्ट ही करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास सारी क्लासेस मिल गई कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर देखें तो इसके बाद अगला पोर्शन आ जाता है ग्रिड का। ग्रिड का मतलब कॉलम बनाना। तो ग्रिड के लिए इनके पास अपना खुद का एक चीट शीट है, और वो चीट शीट ये है, और ये इसका हम स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें और आपको ग्रुप पे डाल दें, और ये कॉपी पे लिख के लाना है ना, नहीं तो ऑनलाइन वाले लोग गुस्सा हो रहे होंगे, टाइम बहुत लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये इसके पास एक इसका चीट शीट है जिसका स्क्रीनशॉट डाला है। तो ये पूरा का पूरा टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी पे लिख के लाना है। ठीक, तो कहानी समझ लेते हैं। बूटस्ट्रैप ने सिंपल सा बोल रखा है कि अगर आपको एक रो में कॉलम बनाने भी पड़े कभी भी, तो ये ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकता है। 12 से ऊपर कॉलम एक रो में होते ही नहीं। ठीक, तो वही पैटर्न है। तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास साइजिंग कौन कौन सी अवेलेबल है, एसएक्स, एसएम, एमडी, एलजी, एक्सएल और एक्सएक्सएल। स्क्रीन के साइज कितने हैं? 1400 पिक्सल से ऊपर 1200 पिक्सल तक, 992, 768, 576 और लास्ट वाला भी 576। तो मतलब ये मान के चलो कि आपके पास चाहे जो डिवाइस हो, वो चाहे ऐसे करके देखना हो तो, और ऐसे करके देखना हो तो, ये दोनों ही वेरिएंट्स आपको ये देगा। ठीक, टैबलेट है तो टैबलेट में भी दोनों मोड, स्ट्रेट वाला और ये वाला। तो जिनके पास टच वाले डिवाइसेज है सबके लिए टारगेटेड पॉइंट बना रखे हैं। तो उसके हमने क्या दे रखे हैं, साइज। साइज के साथ देखें तो कंटेनर की विड्थ प्रॉपर यहाँ दे रखी है, कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। साथ के साथ क्लास का प्रीफिक्स क्या होगा। तो अगर मुझे लार्ज स्क्रीन पे काम करना है तो डिफॉल्ट क्लास का नाम क्या है, कॉल। और अगर आपको टारगेट करना है एसएम स्क्रीन पे तो लिखेंगे कॉल हाइफन एसएम। मीडियम को टारगेट करना है तो एमडी, एलजी के लिए एलजी, एक्सएल के लिए एक्सएल, एक्सएक्सएल के लिए एक्सएक्सएल। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे, ऊपर होते ही नहीं। फिर नेक्स्ट पोर्शन में देखें, जब भी कोई कॉलम बनाओगे तो उनके बीच में गैप भी आएगा, और गैप का रेशियो कितना है, 1.5। और ये है REM है, तो 1.5 REM पिक्सल में कन्वर्ट करें तो कितना, पिक्सल का गैप इधर होगा। तो ये पहली कैलकुलेटेड है। गिटर का विड्थ कस्टम लिख सकते हैं, नेस्टेबिलिटी हम यहाँ बना सकते हैं, और कॉलम की ऑर्डरिंग हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो चीट शीट लिखना है। अब इसी चीट शीट के अकॉर्डिंग मान लो जी हमने बोला इस एग्जांपल में फटाफट कोड लिख लें अपने पास। ठीक, तो पहला स्क्रीन कौन सा है, XXL, और हम हमेशा बड़े से छोटे के साइड जाते हैं। तो हमने इसी कॉल के आगे गए, सबको टारगेट किया और बोला हाइफन XXL, और एक बार और हाइफन लगा दिया। एक रो में टोटल बॉक्सेस हो सकते हैं 12, लेकिन रखे कितने हैं, 4। तो 12 डिवाइड बाई 4 या 12 डिवाइड बाई 4, इंग्लिश हिंदी हो गया दोनों ही। तो 12 डिवाइड बाई 4, तो एक कॉलम का साइज कितना, 3। तो हर एक कॉलम का साइज 3 होगा। अप्लाई करके देखें, 1600 पिक्सल से ऊपर का स्क्रीन है मेरा, इनका 1366 है, उनके इसमें अलग दिखेगा। ठीक, तो हमें पता है छोटा बड़ा करना है तो माइनस और प्लस करके अपना स्क्रीन साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहला अगर देखें तो जैसे हमने XXL लिखा, चारों डब्बे कहाँ है, एक ही सीक्वेंस में, लेकिन अगर छोटा किया तो जैसे ही छोटे में गए ब्रेक होके कहाँ चला गया, नीचे। अब अगर अगली स्क्रीन को टारगेट करना है तो बस इसी क्लास नेम को बार बार लिखना पड़ेगा, और ये बस दिक्कत है स्टार्टिंग लेवल पे। और फिर बाद में ट्रिक क्या निकल के आता है कि 4 कॉलम का कोड लिख के रख लो, जब कभी लगाना है वही कॉपी करके पेस्ट करो, कॉलम के नंबर बदल दो। अगले वाले को टारगेट करना है तो फिर लिखना पड़ेगा कॉल हाइफन एक्सेल,
-3। तो अभी यहाँ अगले में ये टूट रहा है, अब नहीं टूटेगा। फिर इससे छोटा अगर किया तो ग्राफिक पर है क्या चीज नहीं, बगल वाले में। ठीक है, तो अगर और छोटा किया तो क्या हुआ, फिर से टूट गया। फिर अगर टूटा तो जितने ये स्क्रीन के साइज है बस ये मेंशन करते हुए चले जाए। जैसे अगर देखें ये दोनों यूज किए, एलजी का और यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास गए, हमने बोल दिया कॉल हाइफन एलजी हाइफन और साइज कर लिया आपकी बार अपडेट। ठीक, तो साइज में अगर हम लेके चले जाए और गलत जगह लिखते हैं, ये इधर आएगा। ठीक, अगले में जब एलजी में गए तो यूजर ने मेरे को एकदम बोल दिया कि 4 डब्बे अब 2-2 में दिखेंगे। तो अगर एक रो में 2 दिखाने हैं तो 12 से फिर डिवाइड कर दो 2 को, तो साइज कितना निकलेगा 6। तो हर एक का साइज डाल दो 6। और अब इसका अगला जो स्क्रीन होगा 2-2 में आ गए, और छोटा हमने किया। एलजी के बाद अगला कौन सा है, एमडी पे गए, यूजर ने फिर से कुछ रिक्वायरमेंट चेंज कर दी। तो कॉल हाइफन एमडी हाइफन, उसने बोल दिया 2 डब्बे ला दो 3 डब्बे ला दो बराबर में और 1 डब्बा ला दो नीचे। तो 3 डब्बे अगर ऊपर लिख रहे हैं तो 12 से फिर 3 को डिवाइड कर दो तो 4 निकलेगा। तो 4 एंड 4 हो गया 12। और नीचे वाला पूरी स्क्रीन में लेके आना है तो इसको अकेले बोल दो 12। तो अगले डिजाइन में अगर देखें तो 3 ऊपर और 1 नीचे। तो कंपार्टमेंट जितने भी मैं आपको मेजरमेंट करने हैं वो किसके ऊपर चलेंगे, इनके ऊपर। तो ये वाला जो चीट सीट है ये कॉपी पे लिखना है, और जो एग्जांपल ये भी बनाया है इसके साथ में डब्बे छोटे बड़े करके देख के आना है। तो जो मीडिया स्क्रीन में एग्जांपल बनाए थे सेम वही एग्जांपल अब बूटस्ट्रैप के साथ इंप्लीमेंट करके लेके आना। तो ये इतना टास्क आप करके लाओगे और मंडे तक जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया है वो बना के लाओगे जितना बन जाए। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग देखें तो ये कॉलम का कोड अगर हमारे पास कंफर्टेबल तरीके से चल गया तो मंडे को हम एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे रिएक्ट का। यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करते हैं वो पता लग गया, फाइल डाउनलोड करो और यूज कर लो। बूटस्ट्रैप में जाएंगे तो एनसीएम के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉलिंग का तरीका सेम रहेगा, बस खाली क्लास की जगह पे क्लास नेम लिखना पड़ेगा जो कि बूटस्ट्रैप का पैटर्न है। ठीक, तो ये कोड इसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्लास रहेगा उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। तो इतना डेटा आपने चलाना है और बूटस्ट्रैप की साइट अगर आप पूरी पढ़ सको तो पूरी कम से कम झांक पे तो आने हैं। ठीक, एग्जांपल के तौर पे कंपोनेंट वर्ड पढ़ा है, 4 पार्ट में कंपोनेंट नाम का पार्ट था। कंपोनेंट की लिस्ट देख लो क्या क्या कंपोनेंट में होता है। इसमें एक चीज बता दो, अरे गुरुजी हम सारे ही बता देंगे जितने यार, क्या हम एक भी नहीं छोड़ के आने। डायरेक्ट टूल टिप से आना चाहो तो चलेगा। यूज कर रहा था नहीं पाया। अब हम यूज करा तो बताना, यूज ना हो तो बताना। कल होगी सर क्लास में? कल नहीं सर, सीधा मंडे को। सर टेल में तो इसमें डिफरेंस होता है सर? कुछ नहीं सर जी, आप मैकडी का बर्गर और लोकल के बर्गर में क्या फर्क होता है?